पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय शासन प्रणाली। कार्यपालिका और विधानपालिका के संबंधों के आधार पर सरकार के स्वरूप के निर्धारण में आमतौर पर दो तरह की सरकारें पाई जाती हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधानपालिका में आपस में गहरा संबंध होता है। कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधानपालिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद में भी संसद के निम्न सदन, आमतौर पर अगर दो सदन है तो निम्न सदन यानी लोकप्रिय सदन, रिप्रेजेंटेटिव जो पीपल्स का है जो सदन उसका, जैसे भारत में लोकसभा, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, अमेरिका की प्रणाली प्रेसिडेंशियल है, उसमें कार्यपालिका दोनों में से किसी भी सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में सेंट्रल गवर्नमेंट में और अनुच्छेद 163, 164 में राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है, इसके प्रोविजंस किए गए हैं। भारत में न केवल केंद्र में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है बल्कि उसके समरूप राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना का प्रोविजंस किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में आमतौर पर दो तरह की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति इसमें नाम मात्र की कार्यपालिका होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है। सारे देश का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है, लेकिन वास्तव में कार्यकारी जो शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती है। राष्ट्रपति राज प्रमुख होता है, सरकार प्रमुख नहीं। प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति इसमें अपनी इच्छा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आम चुनाव में जिस पार्टी के नेता को बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है उस पार्टी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है और फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश से एक जो सूची प्रधानमंत्री सौंपता है उसके अनुसार राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के मंत्रियों जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री में भी दो कैटेगरीज हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री सबऑर्डिनेट्स, उप मंत्री और एक अन्य श्रेणी है संसदीय सचिव, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। वास्तव में जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होते हैं वो वास्तव में मंत्री के उनके पास दायित्व नहीं होते हैं। आमतौर पर वो संसदीय कार्यों के लिए, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए संबंधित मंत्रालय के साथ अटैच कर दिया जाता है उनका, और वो उसमें पार्लियामेंट्री अफेयर्स में संबंधित मंत्री की मदद करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में जो सरकार है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलती है। प्रधानमंत्री मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। वास्तव में सरकार के सारे जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उसके द्वारा लिए जाते हैं। कैबिनेट की जो बैठक होती है प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करता है, सरकार का संचालन प्रधानमंत्री करता है, इसलिए इसको कई बार प्रधानमंत्री प्रणाली भी कह देते हैं। उसी प्रकार इसको कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार, सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल है जो ये ब्रिटेन से आया है। ब्रिटिश परंपरा में इसको एक तरह से विकसित किया गया। सरकार का किसी संविधान के द्वारा या सबसे पहले इस तरह से नहीं बनाया गया, बल्कि धीरे धीरे वेस्टमिनिस्टर मॉडल का ब्रिटिश परंपरा से इसका विकास हुआ है, और जो ब्रिटिश मॉडल है हमने ब्रिटेन से ही अपनाया है। ब्रिटेन में इसका विकास हुआ, उसको भारत ने अपनाया, जापान में, कनाडा में संसदीय शासन प्रणाली। दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। कार्यपालिका और विधानपालिका में आपस में गहरा संबंध नहीं होता, बल्कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर यानी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के ऊपर आधारित होती है, और इसका जो प्रमुख एग्जाम्पल है वो अमेरिका है। इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स के साथ साथ चेक एंड बैलेंस यानी नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी फॉलो किया जाता है। यानी सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, एक दूसरे से पृथक होते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं, लेकिन एक दूसरे को नियंत्रित भी करते हैं। इसलिए इसके जो प्रमुख जो सिद्धांत हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक एंड बैलेंस। संसदीय शासन प्रणाली की जो प्रमुख विशेषताओं में हम कह सकते हैं कि इसमें जो पहली और जो प्रमुख विशेषता है वो नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर। संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है। आमतौर पर दो तरह की कार्यपालिका होती है। ब्रिटेन में जो सम्राट है, जो क्राउन है, वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। भारत में जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक कार्यपालिका है। भारत में ब्रिटेन का जो सम्राट की तरह राजतंत्र तो नहीं है, भारत में रिपब्लिक है, गणतंत्र है,
इसलिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति एक तरह से जो उसकी पावर्स और शक्तियों के मामले में कुछ अंतर हैं, लगभग ब्रिटेन के सम्राट के बराबर है। इंग्लैंड के राजा के बारे में ये कहा जाता है कि किंग कैन नेवर रॉन्ग, कि राजा कभी कोई गलती नहीं कर सकता। कैसे भाई, कि राजा कोई काम ही नहीं करता तो वो गलती कैसे करेगा? यानी वो अपने कार्यों के लिए, उसके नाम से किए गए कार्यों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्राय जो संबंधित मंत्रालय का जो मंत्री है, क्राउन की ओर से सिग्नेचर करता है, उसको सर्टिफाई करता है। किसी भी मंत्रालय का अगर कोई भी कार्य है, कोई निर्णय है, कोई फैसला है, उसके लिए जो संबंधित मंत्रालय का जो मंत्री है वो उत्तरदायी है। हालांकि भारत में जो संबंधित मंत्रालय है उसका मंत्री उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता, सर्टिफाई करने का काम विभागीय सचिव करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति भारत का जैसे ब्रिटिश सम्राट है उसी प्रकार के नाम मात्र का शासक है। वास्तविक शासक प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति राज प्रमुख होता है, सरकार प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। सरकार प्रधानमंत्री के नियंत्रण में और पर्यवेक्षण में सरकार का संचालन किया जाता है। दूसरी जो प्रमुख विशेषता है, बहुमत प्राप्त दल का शासन। संसदीय सरकार बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, यानी जब तक राष्ट्रपति का प्रसाद उसके ऊपर रहता है तब तक प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल कार्य करेगा। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति के प्रसाद से मतलब है संसद के नियमन सदन। लोकसभा में, भारत के संदर्भ में अगर हम कहें तो लोकसभा में जब तक प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास बहुमत का समर्थन प्राप्त है तो वो अपने पद पर रहेंगे। संसद के सदस्यों को मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार है, आलोचना करने का अधिकार है, निंदा प्रस्ताव पास करने का अधिकार है। यहाँ तक कि अगर नियमन सदन असंतुष्ट है प्रधानमंत्री के कार्यों से तो अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकता है। अगर नियमन सदन अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देगा तो उसी दिन सायंकाल तक प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, यानी उसी दिन राष्ट्रपति का प्रसाद समाप्त हो जाएगा। यानी जो संसदीय शासन प्रणाली में जो सरकार है वो बहुमत दल प्राप्त की सरकार होती है। आम चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है उस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है, और वो जब तक उसका लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है वो अपने पद पर रहता है। इसलिए कई बार इस सरकार को अस्थायी सरकार भी कह देते हैं, क्योंकि जब तक उसके पास बहुमत है, वैसे तो कार्यकाल लोकसभा का 5 साल है, लेकिन लोकसभा चाहे तो उससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर को हटा सकती है। आगे है नंबर 3 पर उत्तरदायी शासन। जो संसदीय शासन प्रणाली में है, जो कार्यपालिका है वो अपने कार्यों के लिए विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। मंत्री संसद की बैठक में भाग लेते हैं, संसद के खुद सदस्य भी होते हैं, और संसद के अंदर अपने सभी कार्यों के लिए उनको जवाब देना पड़ता है। संसद के सदस्य संसद में दोनों ही सदन, लोकसभा और राज्यसभा, मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, जानकारी मांग सकते हैं, यहाँ तक कि सदगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, ध्यानाकर्षण किसी विषय के ऊपर कर सकते हैं। प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में मंत्रियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी के जवाब उनको देने पड़ते हैं। यानी अपने कार्यों के लिए वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और विभिन्न प्रकार की संसदीय समितियों के माध्यम से भी कार्यपालिका के ऊपर संसद नियंत्रण स्थापित करती है। एक मंत्री अपने विभाग के लिए न केवल व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, बल्कि एक मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में वो सामूहिक रूप से सरकार के समस्त कार्यकलाप के लिए भी उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों में प्राय राजनीतिक एक रूपता पाई जाती है। हालांकि आजकल गठबंधन के दौर में सरकार विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के गठजोड़ के रूप में कार्य करती है, लेकिन उसमें भी एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता है जिसके ऊपर पहले से आम सहमति कायम कर ली जाती है, और मंत्रिमंडल का गठन करने से पूर्व एक एजेंडा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उसमें निश्चित कर दिया जाता है। उसी के ऊपर मंत्रिमंडल काम करता है, और एक इकाई के रूप में एक तरह से उसके बाद में भी वो काम करता है। संसदीय शासन प्रणाली की एक और जो प्रमुख अगली जो विशेषता है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी जो जहाज है उसके कैप्टन के समान है। जिस प्रकार आकाश में सितारों के बीच में चंद्रमा होता है, उसी प्रकार मंत्रिमंडल में जो प्रधानमंत्री का स्थान वही होता है। यानी संपूर्ण जो सरकार है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है। जब देश के सामने कोई संकट होता है तो सारा देश प्रधानमंत्री की ओर देखता है। प्रधानमंत्री न केवल देश का नेता होता है, सदन का नेता होता है, और राष्ट्र का नेता भी होता है। इस नाते उसको अन्य देशों के साथ कोई भी संधि या समझौता करने का अधिकार होता है। देश के प्रशासन के बारे में कोई भी निर्णय लेने का उसको अधिकार होता है, और वो मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो सरकार है वो एक तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है,
और प्रधानमंत्री की जो व्यक्तिगत पोजीशन है वो उसकी राजनीतिक क्षमता के ऊपर भी, उसके राजनीतिक प्रभाव के ऊपर भी निर्भर करती है। अगर एक बहुमत दल की जो सरकार है उसके संपूर्ण बहुमत का समर्थन प्राप्त है और प्रधानमंत्री का अपना खुद का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है, जन समर्थन उसके पीछे है, तो प्रधानमंत्री वास्तव में शक्तिशाली होता है। लेकिन कई बार गठबंधन के दौर में प्रधानमंत्री की पोजीशन कुछ कमजोर हो जाती है, जब अन्य छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थन वापस लेने की धमकी देकर प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव डालती हैं, या राजनीतिक रूप से जब प्रधानमंत्री की खुद की पोजीशन कमजोर होती है, पार्टी में कोई अन्य नेता ज़्यादा प्रभावशाली होता है और पार्टी का जो नियंत्रण वास्तव में उसके पास होता है और प्रधानमंत्री कोई अन्य व्यक्ति होता है, तब प्रधानमंत्री की पोजीशन कई बार कमजोर दिखाई दे जाती है। गोपनीयता, सभी जो मंत्री हैं कार्य शुरू करने से पहले अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, और ये शपथ लेते हैं कि वो अगर उसके कार्य से संबंधित कोई अन्यथा आवश्यक न हो, वो मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में उनके द्वारा जो लिया गया जो फैसला है या उनके जो द्वारा जो किया गया जो कार्य है वो किसी अन्य को नहीं बताएंगे। यानी पद की गोपनीयता बनाए रखना सभी मंत्रियों का एक उत्तरदायी होता है, ताकि सरकार की विश्वसनीयता, सरकार की कार्यकुशलता किसी भी रूप में प्रभावित न हो। तो प्रमुख रूप से जो संसदीय शासन प्रणाली है वो एक तरह से प्रधानमंत्री प्रणाली आप इसको कह सकते हो, वेस्टमिनिस्टर मॉडल है। और हमारी जो प्रधानमंत्री जो प्रणाली है वो ब्रिटेन से काफ़ी हद तक प्रभावित है, क्योंकि भारत को 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता मिली, उससे पहले हमारे यहाँ एक तरह से ब्रिटिश सरकार ने संसदीय शासन प्रणाली का प्रशिक्षण कार्य करना आरंभ कर दिया था। 1909 के अधिनियम के द्वारा जब प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई, तो आधे जो ट्रांसफर्ड विषय थे, जो हस्तांतरित विषयों के ऊपर भारतीय मंत्रियों को प्रशासन का अनुभव हुआ, और रिजर्व विषयों पर हालांकि अंग्रेज ब्रिटिश सेक्रेटरीज थे वो शासन करते थे। लेकिन 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में राज्यों में पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकारें स्थापित की गई। यानी जो मंत्रिमंडल था वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी था। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को एक तरह से काफ़ी हद तक स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अवसर दिया गया। हालांकि 1935 के अधिनियम की जो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की जो स्थापना की योजना थी उसका कार्यान्वयन नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद भारतीयों को काफ़ी हद तक संसदीय शासन प्रणाली का प्रशिक्षण प्राप्त हो गया था, अनुभव प्राप्त हो गया था, उसकी जड़ें काफ़ी मजबूत हो गई थी। इसलिए इसके साथ साथ जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उसमें हमारे जो प्रमुख सभी नेताओं को बारी बारी से रहने का काफ़ी समय तक मौका मिला था, उनको उस समय में भी उनको काफ़ी प्रशिक्षण प्राप्त हो गया था। इसलिए जो भारत में स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो नया संविधान लागू किया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उसमें भी भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई। संसदीय कई बार क्वेश्चन आता है या पैदा होता है कि संसदीय शासन प्रणाली के गुण क्यों उपयोगी है, क्यों लाभदायक है, हमें क्यों संसदीय प्रणाली को अपनाया। और कई बार ये प्रश्न भी उठता है कि क्यों ना भारत में राष्ट्रपति प्रणाली को लागू कर दिया जाए। तो संसदीय शासन प्रणाली है वो भारत के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि इसमें जो सभी वर्ग, समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। और क्योंकि इसमें विधायिका जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें जो उत्तरदायी सरकार का गठन होता है, अध्यक्ष शासन प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मंत्रीज होते हैं वो एक तरह से सेक्रेटरी होते हैं राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुन लिया जाता है, वो अपनी इच्छा से मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्री वो अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। उनको कोई अमेरिका की जो प्रणाली है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें मंत्रियों को चुनाव नहीं लड़ना पड़ता, वो संसद के सदस्य नहीं हो सकते। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो हाउस ऑफ सीनेट का या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर है अमेरिका में, अगर वो मंत्री बनना चाहता है तो उसको हाउस ऑफ सीनेट से रिजाइन करना पड़ेगा। इसके विपरीत अगर भारत में अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है और उस समय वो संसद का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर चुनाव जीत कर आना पड़ेगा। ब्रिटेन में तो नियम है कि कोई सांसद ही मंत्री बन सकता है। हालांकि भारत में इसका अपवाद है कि 6 महीने के अंदर छूट है, एक तरह से आप ये कह सकते हो, रिलैक्सेशन है, आप कह सकते हो कि 6 महीने के अंदर चुनाव जीत कर वो आ जाए। और ऐसे भी कई एग्जाम्पल रहे हैं जब प्रधानमंत्री चुन लिया गया उस समय वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। ब्रिटिश में तो बन ही नहीं सकता। इसके विपरीत अमेरिका में तो रिजाइन करना पड़ेगा। तो इसमें जो कार्यपालिका है यानी मंत्रिमंडल है वो अपने कार्यों के लिए विधानपालिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और वो उत्तरदायित्व तो बना रहता है, इसलिए सरकार ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए संसद ये शासन प्रणाली ज़्यादा लाभदायक है। इसके अतिरिक्त व्यापक प्रतिनिधित्व, सरकार के अंदर जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी होता है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाता है और समाज के सभी वर्गों को लगता है कि उनका कोई न कोई मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में उनका प्रतिनिधि है और वो उनके अधिकारों की रक्षा भी करेगा। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को प्रतिनिधित्व की दृष्टि से या भारत जैसे बहुलता
वादी देश में, एक विशाल देश में संसदीय शासन प्रणाली ज़्यादा उपयुक्त है। वैकल्पिक सरकार, अगर किसी कारण से कोई सरकार नहीं चल पाती, प्रधानमंत्री असफल रहता है और लोकसभा उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भी पास कर देती है, जनप्रतिनिधि सदन अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देती है, तो विपक्ष के नेता को प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग माना जाता है। यानी प्रधानमंत्री बनने के इंतजार में विपक्ष का नेता हमेशा प्रधानमंत्री बनने के लिए उपलब्ध रहता है, यानी बिल्कुल आसानी से वैकल्पिक सरकार का गठन किया जा सकता है। इसके विपरीत अमेरिका में, क्योंकि कार्यपालिका और विधानपालिका में कोई संबंध नहीं पाया जाता, इसलिए प्राय अमेरिका में गतिरोध पैदा हो जाते हैं। कार्यपालिका, कई बार कार्यपालिका का बजट पास नहीं हो पाता हाउस ऑफ सीनेट से, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, और अमेरिका में लॉकडाउन की पोजीशन पैदा हो जाती है। डिपार्टमेंट्स को शट डाउन बोलते हैं उसको वहाँ पर, तो डिपार्टमेंट्स को बंद कर दिया जाता है। सिर्फ इमरजेंसी और ज़रूरी आवश्यक कार्यों को छोड़ के बाकी सभी विभागों के कार्यों को रोक दिया जाता है, और ये गतिरोध कई बार तो लंबे समय तक चल जाता है। और संसदीय शासन प्रणाली में इस तरह की समस्याएं बिल्कुल भी सामने नहीं होती, क्योंकि सरकार का सदन में बहुमत का प्राप्त होता है। बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, प्रतिनिधि सदन में प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पर सरकार का पूर्ण बहुमत होता है, इसलिए प्राय बजट आसानी से पास हो जाता है और शट डाउन की कोई पोजीशन पैदा नहीं होता। लेकिन कुछ कमियां भी आप कह सकते हो संसदीय शासन प्रणाली में। अस्थिर सरकार है, खास करके गठबंधन के दौर में सरकारें, छोटी छोटी पार्टियां समर्थन वापस ले लेती हैं। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, पहले प्रधानमंत्री 13 दिन के लिए बने, उसके बाद 13 महीने उनकी सरकार चल पाई, सिर्फ एक वोट से उनकी सरकार गिरी, दोबारा से चुनाव हुए देश में, फिर से दोबारा सरकार चुन कर आई, वही प्रधानमंत्री बने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि जब लोकसभा ने अविश्वास का प्रस्ताव पास किया और प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा, और कई बार ऐसा भी हुआ कि जब प्रधानमंत्री को ये लगा कि उसका बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है, उसने त्यागपत्र दे दिया, और मध्यावधि चुनाव हुए हमारे यहाँ। तो इस तरह से सरकारें अस्थायी हो जाती हैं, और अस्थिर जो सरकारें होती हैं वो, उसमें जो नेतृत्व है वो अपनी सरकार बचाए रखने में ज़्यादा प्रयत्नशील रहता है, विकास के कार्यों में उतना ध्यान नहीं दे पाता। सरकार की नीतियों में भी जो कंटिन्यूटी है वो नहीं रह पाती है। नई सरकार आती है और वो नीतियों में बदलाव करती है। इस तरह से सरकार के निश्चित कार्यकाल का अभाव होना अपने आप में कई बार विकास के लिए समस्याएं पैदा हो जाती हैं। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के भी खिलाफ है कि भी सरकार लोगों की स्वतंत्रता के लिए माना जाता है। मॉन्टेस्क्यू का एक सिद्धांत है कि सरकार की जो, अगर आप जितनी शक्तियाँ एक जगह पर केंद्रित करेंगे उतनी निरंकुशता की संभावनाएं होती हैं। और क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधानपालिका में आपस में गहरा संबंध होता है, इसलिए उसमें शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता। जो मंत्री होते हैं वो सांसद भी होते हैं और संसद के ऊपर नियंत्रण भी करते हैं, संसद के सदस्य के रूप में उसकी कार्यवाही में भी भाग लेते हैं। और प्राय कैबिनेट की, अब ये कई बार आलोचना की जाती है कि वास्तव में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो प्रधानमंत्री सरकार में बदल गई है, वास्तव में कैबिनेट्स की तानाशाही में बदल गई है। जब तक उनके पास बहुमत है वो जो चाहे बिल पास करवा लेते हैं, और लोकसभा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है वो प्रभावशाली होता है, और एंटी डिफेक्शन लॉ के बाद से तो कोई भी जो सांसद है वो सरकार के खिलाफ जा ही नहीं सकता। अगर कोई सांसद इस तरह से सरकार के खिलाफ जाएगा तो उसकी संसदीय सदस्यता समाप्त हो जाएगी। एक तरह से संसदीय शासन प्रणाली में आप ये कह सकते हो कि आलोचना में कि जो एक तरह से कैबिनेट की तानाशाही बन गई है। कई बार ये भी आलोचना की जाती है कि अकुशल लोगों का शासन होता है संसदीय शासन प्रणाली में। किसी व्यक्ति को मंत्री इस आधार पर नियुक्त नहीं किया जाता कि वो कितना योग्य है, उसकी राजनीतिक योग्यता कितनी है, उसका राजनीतिक प्रभाव कितना है। जो पार्टी में जितना बड़ा प्रभावशाली होता है उसको उतना ही बड़ा पद मिलता है। सबसे जो ज़्यादा प्रभावशाली होता है पार्टी का संस्थापक है, अध्यक्ष है, वो प्रधानमंत्री बनता है। उसके बाद जो नंबर 2 पर जो शक्तिशाली वो गृह मंत्री या वित्त मंत्रालय या विदेश मंत्रालय, अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय, इस तरह से उनकी पार्टी में पोजीशन देख के उनको पद दिए जाते हैं, न कि उनकी योग्यता को। हो सकता है कि एक सैनिक रहा हो वित्त मंत्री बन जाए। इंग्लैंड में एक कहावत है, 10वीं में अगर आपको क्लर्क लगना है तो 10वीं में गणित की परीक्षा पास करना आवश्यक है, लेकिन आपको वित्त मंत्री बनने के लिए आवश्यक नहीं है कि आपको गिनती भी आती हो। एक बार एक मंत्री बने, जब साम्राज्यवाद का दौर था, तो पहली बार जब मंत्री बना उन्होंने टिप्पणी की, मुझे साम्राज्य का मंत्री बनाया गया, लेकिन मैंने ज़िंदगी में मैप है, जो वर्ल्ड का मैप है, वो मैंने पहली बार देखा था और मुझे बताया गया कि इन क्षेत्रों पर इंग्लैंड का साम्राज्य है। तो यानी मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो उनकी योग्यता नहीं बल्कि राजनीतिक उनकी क्षमता के आधार पर की जाती है। एक सैनिक को शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, एक अनपढ़ व्यक्ति शिक्षा मंत्री हो सकता है, इसलिए कई बार इसकी आलोचना भी की जाती है। यानी गिनती को देखा जाता है, योग्यता को नहीं। लेकिन इस तरह की आलोचना एक राजनीतिक या राजनीतिक विचारक की दृष्टि से की भी जा सकती है। कोई भी जो शासन प्रणाली है चाहे वो कितनी भी सर्वश्रेष्ठ है, उसमें कुछ कमियां निकाली जा सकती हैं, लेकिन जो संसदीय शासन प्रणाली है वो पिछले 70 सालों में हमारे देश में कुशलतापूर्वक काम कर रही है और इसने अपनी उपयोगिता को साबित कर दिया है।